बेटा पहले इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है ओनर तो इसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी? बेटा बिजनेस में कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपए। 2, नाम आना चाहिए ओनर का, क्रेडिट द गिवर। एम आई राइट? लेकिन हम अकाउंट्स में बिजनेस का नाम कभी नहीं लिखते हैं। अकाउंट्स में हम बिजनेस के ओनर की जगह हम लिखते हैं कैपिटल। ठीक है, जैसे पतिव्रता पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती, वैसे ही अकाउंट्स में हम ओनर का नाम नहीं लिखते। आप मजाक समझ सकते हैं, मगर मजाक तो मजाक ही है फिर, है ना? सो यहां पर कैपिटल लिखेंगे, ओनर का नाम नहीं लिखेंगे। ओनर विड्रॉन ₹2,000 फॉर पर्सनल यूज। अगर अपने पर्सनल यूज के लिए ओनर पैसा निकालता है तो हम क्या लिखेंगे? ओनर्स डेबिट द रिसीवर, ओनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों बेटा? ओनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ओनर की जगह क्या लिखेंगे? जब ओनर पैसे लगाएगा तो क्या लिखेंगे? कैपिटल। ओनर पैसे ले जाएगा तो क्या लिखेंगे? ड्रॉइंग्स। हम गुड्स खरीदते हैं, परचेज गुड्स ₹2,000। गुड्स आ गए हैं और पैसा गया है, तो यहां पर लेकिन गुड्स की जगह क्या लिखेंगे? परचेजेस। इसी तरह जब गुड्स बेचेंगे तो यहां पर पैसा आ गया है और गुड्स गए हैं, मगर गुड्स की जगह क्या लिखेंगे? वी डू दिस बिकॉज वी वॉन्ट टू डिफरेंशिएट द गुड्स फ्रॉम एसेट्स। गुड्स हमारे एसेट्स की जगह परचेज और सेल की कैटेगरी में जाने चाहिए, एक्सपेंस और इनकम की कैटेगरी में जाने चाहिए। ठीक है, इसलिए हम इनको परचेज और सेल के नाम से लिखते हैं, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के नाम से लिखते हैं। इज दैट ओके? फिर कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस, जैसे गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। हमने गुड्स विड्रॉ करे हैं पर्सनल यूज के लिए। कौन विड्रॉ कर गया? ओनर। ओनर अगर विड्रॉ कर रहा है तो ओनर का विड्रॉन क्या कहलाता है? ड्रॉइंग्स। क्यों बेटा? क्या कहलाता है? ड्रॉइंग्स। तो हम एंट्री करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू। बेटा कैश नहीं लेके गया, गुड्स लेकर गया है, तो यहां पर गुड्स को हम क्या लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट। इसका कारण क्या है? बेटा गुड्स गए हैं, जब गुड्स जाते हैं तो नॉर्मली हम उनको सेल्स लिखते हैं, लेकिन ये बेचे तो है नहीं गुड्स, ये गुड्स बेचे तो नहीं है, ये तो कौन ले गया? ओनर ले गया। ये गुड्स कौन ले गया बेटा? ओनर। तो हम परचेज को क्रेडिट करते हैं ये मानते हुए कि हमने ये गुड्स कभी खरीदे ही नहीं थे, हमने ये गुड्स कभी खरीदे ही नहीं थे, इसलिए हम क्या करते हैं? परचेज को क्रेडिट करते हैं कि भैया हमने इतनी परचेज करी ही नहीं, टोटल परचेज में से ये वाली परचेज माइनस हो जाएगी। इसी तरह गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। आपने गुड्स एज फ्री सैंपल बांटे। बेटा फ्री सैंपलिंग किसके अंडर करते हो? एडवर्टाइजमेंट। तो डेबिट ऑल दी एक्सपेंस में एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। क्यों बेटा? आपने गुड्स जब फ्री सैंपल बांटे हैं वो किस अकाउंट के तहत बांटे होंगे? एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो आप अपनी, तभी तो फ्री बांटोगे, वरना क्यों बांटोगे? लंगर थोड़ा लगाया है। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, तो यहां पर भी क्या होगा? परचेजेस अकाउंट। लॉजिक वही है, हम ये मानेंगे कि ये गुड्स हमने कभी खरीदे ही नहीं थे। देन गुड्स गिवन एज चैरिटी। हमने
गुड्स एज अ चैरिटी दे दिए। मान लीजिए हमारे पास कुछ गुड्स थे, वो हमने किसी मांगने वाले को, या हो सकता है हमने किसी मंदिर गुरुद्वारे में हमने एज अ चैरिटी दे दी। हमारा कपड़े का काम है, हमने अपने मंदिर में अपने मंदिर के कर्मचारियों को कंबल बांटे, फ्री चैरिटी, तो हमारा चैरिटी है। लेकिन रूल कौन सा लगेगा? डेबिट ऑल दी लॉसेज एंड एक्सपेंसेस वाला ही रूल लगेगा बेटा, है ना। तो नाम क्या आएगा? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू क्या? परचेजेस अकाउंट। इज दैट ओके? फिर आगे यहां पर ध्यान से देखिए बेटा, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स को आग लग गई, 3,000 रुपए के गुड्स को आग लगी। इसको पूरा सीक्वेंस समझना बेटा विद इंश्योरेंस, ध्यान से देखना। अगर गुड्स को आग लगी है, गुड्स हमारा लॉस हुआ है, तो हम एंट्री क्या करेंगे? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 3,000 टू परचेजेस अकाउंट 3,000। लॉस बाय फायर डेबिट ऑल दी लॉसेस टू परचेजेस, वही मानते हुए कि हमने इंश्योरेंस और हमने सॉरी गुड्स जो है हमने कभी खरीदे ही नहीं थे। अब इसी के आगे सीक्वेंस में गुड्स लॉस्ट, यही वाले गुड्स वर इंश्योर्ड, यही वाले गुड्स इंश्योर्ड थे। लिखा था पहली ट्रांजैक्शन में, लिखा था गुड्स लॉस बाय फायर वर फुल्ली इंश्योर्ड। तो हमने क्या करना है? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। अब हमने ये क्या किया? हमने इंश्योरेंस कंपनी के आगे जाकर दावा किया कि भाई हमारे गुड्स जो हमने तुम्हारे साथ इंश्योरेंस कराई थी, उन गुड्स को आग लग गई है, हमको पैसा दो। तो हमने इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किया, यह मानते हुए कि इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा देगी। तो हमने कहा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट के दे पैसा टू लॉस बाय फायर। जो लॉस अभी लॉस था वो लॉस नहीं रहा, क्योंकि हमें इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा देना है और हम ये मान रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनी हमें पूरा पैसा देगी। तो हमने इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। अब एक्चुअल क्लेम received was rupees 2,000। अब बेटा क्लेम मिलना कितना था? 3,000 रुपए। लॉस कितने का हुआ था? 3,000 का। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा, कोई रीजन बताया कि आपके गुड्स डिप्रीशिएट हो चुके थे या आपके इतने गुड्स की वैल्यू थी ही नहीं, जो भी कारण हुआ, मार्केट वैल्यू लगाई, जो कुछ भी हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी ने 3,000 की जगह आपको कितने दिए? 2,000 रुपए। अब आपने सोचा था इंश्योरेंस कंपनी आपको कितने देगी? 3,000, लेकिन 2,000 दिए। आपने अभी लॉस बाय फायर को लॉस माना नहीं था, अब फिर से लॉस आ गया आपके सामने। तो यहां पर आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 2,000। क्यों बेटा? बैंक में कितना आएगा? इंश्योरेंस कंपनी ने कितने पैसे दिए आपको? इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड, यानी बैंक ने, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसे दे दिए हैं। कितने दिए? 2,000। और 1,000 का फिर से लॉस हो गया, तो उसको आप या तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट दोबारा करो, या फिर आपके पास तरीका होता है P&L अकाउंट डेबिट 1,000, कि भैया सीधा P&L में डाल दो। अगर मैं लॉस बाय फायर भी डेबिट करूंगा यहां पर 1,000, वो लॉस बाय फायर भी अल्टीमेटली P&L में जाएगा। और अगर आप डायरेक्टली P&L यहां पर डेबिट कर दो तो भी चलेगा। तो P&L अकाउंट डेबिट 1,000, और इंश्योरेंस कंपनी को जो आपने पकड़ा था अब छोड़ दो। इंश्योरेंस कंपनी को अभी पकड़ा था आपने कि ला भैया 3,000 दे, उसने 2,000 दे दिया और हाथ खड़े कर दिए कि भैया मैं इसके बाद अब कुछ नहीं दे सकती। तो आप यहां पर क्या करोगे? टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 3,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लॉस हुआ आपको, आपने लॉस बाय फायर टू परचेज किया, फिर आपको लगा इंश्योरेंस कंपनी है, हमने गुड्स इंश्योर कराए थे, हमें इंश्योरेंस पूरी मिलेगी। तो अगर हमें इंश्योरेंस पूरी मिलेगी तो हमने इंश्योरेंस कंपनी को पकड़ा और लॉस को लॉस नहीं माना, लॉस को लॉस से हटा दिया, उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है? फिर अल्टीमेटली पता चला कि इंश्योरेंस कंपनी भैया पूरे पैसे नहीं दे रही है, तो जितने दे रही है वो तो रिसीव कर लिए, और जो लॉस हो गया अल्टीमेटली वो फिर से डेबिट हो गया, डेबिट ऑल दी लॉसेस के नाम से, और टू इंश्योरेंस कंपनी के इंश्योरेंस कंपनी को छोड़ दो भाई। अब इज दैट ओके?
आगे बेटा हमारे पास, हमारे ब्रैकेट में हमारे पास है बैड डेट्स। बैड डेट्स कौन होते हैं बेटा? वो डेटर जो हमें पैसा देने में असफल रहे या जानबूझ के जिन्होंने हमें पैसा नहीं दिया। नॉर्मली तो यह होता है कि जो हमारा डेटर था वो इंसॉल्वेंट हो गया। हु इज इंसॉल्वेंट? द पर्सन हुज लाइबिलिटीज आर मोर देन एसेट्स। जिस आदमी की लाइबिलिटीज एसेट से ज्यादा होती हैं उसे हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट। अब वो जो आदमी इंसॉल्वेंट हो गया है, उस आदमी ने हमें जितना पैसा देना था वो नहीं दे पा रहा है। कोर्ट कहता है कि भैया इसके पास पैसा है ही नहीं, ये पूरे पैसे नहीं दे पाएगा, आपको इतने % दे पाएगा वो ले लो। तो जितने देगा वो तो ले लेंगे और बाकी हमारा क्या हो जाएगा? बैड डेट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ डेटर राणा who owed us ₹5,000 became insolvent and only 60 paisa in a rupee could be recovered। एक डेटर राणा है जिससे हमें 5,000 रुपए मिलने थे। Who owed us 5,000 यानी उसने हमें 5,000 देने थे। वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। अगर इंसॉल्वेंट हो गया है तो अब वो पूरे पैसे नहीं दे पाएगा। कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने कहा भाई इसके पास पूरे एसेट्स तो है नहीं, इसके पास पूरी लाइबिलिटी के केवल 60% एसेट्स हैं। तो जिस जिसको भी इसने पैसे देने हैं हम कह रहे हैं कि भैया ये 60% दे पाएगा, बाकी अब आपके पैसे नहीं आएंगे क्योंकि है ही नहीं उसके पास। उसके पास कुछ देने के लिए नहीं तो कहां से लाएगा? अब उसको कोई उधार तो देगा नहीं क्योंकि उसकी सिचुएशन खराब है। तो अब आपको 5,000 का 60 पैसे मतलब 60%। 5,000 का 60% होता है बेटा 3,000। 5,000 का 60% कितना होता है? 3,000। तो आप एंट्री करेंगे कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट 3,000। क्यों बेटा? कैश अकाउंट डेबिट 3,000। डेबिट व्हाट कम्स इन? बैड डेट्स। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। कितने बैड डेट्स हो गए बेटा? 2,000। 2,000 मारे गए आपके किस नाम से? डेबिट ऑल दी लॉसेस। ये 2,000 का आपका सीधा सीधा नुकसान हो गया। और छोड़ दीजिए किसको पूरी तरह? राणा को। राणा से अब आपको कुछ नहीं मिलेगा। राणा का अकाउंट जो आपके अकाउंट्स में डेबिट से खड़ा होगा, डेटर है। राणा आपका डेटर है या था? तो अगर था तो उसका अकाउंट आपके यहां डेबिट में खड़ा होगा। कितने का? 5,000 का। उस पूरे 5,000 को क्रेडिट कर दीजिए। ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है। अब आपको इसमें से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आपने टू रानाज अकाउंट 5,000 करके खत्म किया। अब इसी तरह मान लीजिए अगर राणा आपको कल को पैसे दे देता है तो इसको कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। क्या बोलते हैं? बैड डेट्स रिकवर्ड। राणा जो हमारा बैड डेट्स हुआ था कितने के लिए? 2,000 रुपए के लिए। उसमें लिखा है राणा who was written off as bad debt earlier now pays ₹1,000। बेटा हमने तो पूरे के पूरे को लॉस मान लिया था। हमने राणा के नाम पे कुछ 2,000 चढ़ाए हुए थे क्या? नहीं ना, राणा को तो मुक्त कर दिया था हमने राणा को पूरा मुक्त कर दिया था। हमने 2,000 किस में चढ़ाए थे? अपने लॉस में। अब अगर ये पैसा आ गया है तो अब ये इनकम होगी। क्यों बेटा? जो हमने लॉस मान लिया था हमने राणा के नाम पे तो नहीं चढ़ाए हुए। हमने ये तो नहीं कहा था कि राणा ने 3 दे दिए 2 बाद में देगा। नहीं, हमने 2 मान लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था कि ये 2 अब कभी नहीं आएंगे। तो हमने 2 को नुकसान मान लिया था। अगर ये आ जाए तो ये प्रॉफिट है। भागते चोर की लंगोट सही। तो हमारे पास जो आ गया वो अच्छी बात है। तो हमने क्या कहा? कैश अकाउंट डेबिट 1,000 रुपए टू बैड डेट रिकवर्ड 1,000 रुपए। किस नाम से? क्रेडिट ऑल दी गेन्स। रेक्टिफिकेशन के चैप्टर में बहुत बार ये रेक्टिफिकेशन आती है कि पैसा राणा से रिसीव हुआ, वॉज क्रेडिटेड टू राणाज अकाउंट। और बच्चे को लगता है ठीक तो बोल रहे हैं। अगर राणा से पैसा रिसीव हुआ है तो कैश टू राणा ही तो होगा। नहीं, राणा तो हमने पहले ही 5,000 पूरा क्रेडिट करके राणा तो खत्म कर दिया था हमने। अब दोबारा राणा को 1,000 क्रेडिट क्यों करेंगे? राणा तो 6,000 क्रेडिट हो जाएगा।
राणा हमारे अकाउंट में कभी डेबिट रहा होगा 5,000, अगर हम 1,000 और क्रेडिट कर दें तो राणा 6,000 क्रेडिट हो जाएगा। राणा को तो क्रेडिट करना ही नहीं, ये हमारी इनकम मानी जाएगी, तो यहां पर क्रेडिट ऑल द गेन्स के नाम से बैड डेट्स रिकवर्ड आएगा। इज दैट ओके? अब आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस, बेटा एक और हमारे पास स्पेशल ट्रांजैक्शन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? वो खर्चे जो ड्यू तो हो गए हैं लेकिन हमने किसी कारणवश अभी तक दिए नहीं हैं, है ना? अकाउंट्स जो ड्यू हो चुके हैं बट समहाउ वी हैव नॉट येट पेड। तो खर्चा ड्यू हो गया लेकिन खर्चा तो हो गया, यानी डेबिट ऑल दी एक्सपेंस के नाम से डेबिट तो हम कर देंगे उसको। हम जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां लिखता है सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹2000, 2,000 रुपए की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। बेटा सैलरी आउटस्टैंडिंग है, हाँ जी, क्या है? सैलरी आउटस्टैंडिंग है। सैलरी ड्यू हो चुकी है, यानी अब ड्यू हो चुकी है तो हमारा खर्चा बन चुकी है, आज नहीं तो कल देना तो पड़ेगा, बच तो नहीं सकते, है ना? हम बच सकते हैं बेटा, सैलरी तो देनी पड़ेगी हमको। तो हम क्या करेंगे? डेबिट ऑल दी एक्सपेंस के नाम से सैलरी अकाउंट डेबिट, कितना? 2,000। टू, बेटा टू कैश लिखता अगर पैसे दिए होते। नॉर्मल एंट्री सैलरी की क्या होती है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट ऑल दी एक्सपेंस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन यहां पर कुछ गया नहीं है, आपने दे दिया होता तो आउटस्टैंडिंग क्यों बोल रहे होते हम इसको? तो यहां पर कुछ गया नहीं है, तो हम यहां पर क्या करेंगे? एक लायबिलिटी अपने लिए क्रिएट करेंगे। कैसे? टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 2,000। तो हमने एंट्री करी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसी तरह जो भी खर्चा होगा उसको ऐसे ही लिख देंगे, रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस। जो भी नाम होगा उसका लिख देंगे। और अगर इसके विपरीत अगर प्रीपेड हो, प्रीपेड रेंट ₹5,000, यानी आपने रेंट समय से पहले दे दिया है। अगर आपने समय से पहले दे दिया है तो यह खर्चा खर्चा नहीं है क्योंकि अभी ड्यू नहीं हुआ, यह आपने अपने लिए एक एसेट क्रिएट कर लिया। बेटा किसी को समय से पहले पैसा देना, आप अपने लिए एक एसेट क्रिएट कर रहे हैं, है ना? जैसे एसेट खरीदते हैं ना, उसकी ऐसे एंट्री करेंगे। मान लो आपने मशीन खरीदी, एंट्री क्या करते हो? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, एम आई राइट? आपने बिल्डिंग खरीदी, क्या एंट्री करते हो? बिल्डिंग अकाउंट। तो आपने एक तरह से अपने लिए एक एसेट खड़ा कर लिया है। तो हम क्या लिखेंगे? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000। इज दैट ओके? गॉट इट और नॉट गॉट इट? यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? पक्का? कैश क्योंकि पैसा दिया है आपने, समय से पहले दिया लेकिन पैसा तो दिया है, हाँ या नहीं? क्यों बेटा? पैसा दिया है तो यह आएगा। एक और इसकी तरह का प्रीपेड रेंट की तरह आपके पास आ गया अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम यानी कि एक ऐसी इनकम जो ड्यू हो गई लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई। अक्रूड इनकम यानी कि ड्यू हो गई और अभी तक रिसीव नहीं हुई। इनकम ड्यू बट नॉट येट रिसीव। अनअर्न्ड इनकम होती है इनकम रिसीव्ड बट नॉट ड्यू। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को हम अनअर्न्ड, यानी कि ऐसी इनकम जो अभी तक हमने कमाई नहीं है, तो उसको अनअर्न्ड इनकम कहते हैं। इसको हमने क्या कहा? अक्रूड इनकम, यानी इनकम ड्यू बट नॉट येट रिसीव। मान लो हमने किसी से इंटरेस्ट लेना था लेकिन अभी तक हमें इंटरेस्ट मिला नहीं है, जैसे यहां पर लिखा है अक्रूड इंटरेस्ट ₹500, 500 रुपए इंटरेस्ट अक्रूड है, मिला नहीं है। बेटा मिला होता तो कैश अकाउंट डेबिट होता, अगर इंटरेस्ट मिल गया होता तो क्या डेबिट होता? कैश। कैश तो नहीं डेबिट होगा। हम करेंगे यहां पर एक एसेट अपने लिए क्रिएट करेंगे, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। बेटा इसको समझें क्यों कर रहे हैं हम ये, इसको समझें बेटा।
अक्रूड इंटरेस्ट जो डेबिट हो रहा है वो तो एक एसेट की तरह डेबिट हो रहा है, क्योंकि हमने जिससे पैसा लेना है वो ड्यू हो गया लेकिन उसने अभी तक दिया नहीं। टू इंटरेस्ट इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि क्रेडिट ऑल दी गेन्स एंड इनकम। ये क्यों क्रेडिट हो रहा है? क्योंकि ड्यू हो गया। अकाउंट्स कहता है ड्यू हो गया ना तो मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, इसको मान लो इनकम। तो अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इसी तरह कोई भी चीज अक्रूड होगी तो आप ऐसे ही लिखोगे, मान लो कमीशन अक्रूड, अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। इज दैट ओके? गॉट इट और नॉट? क्लियर होगी बेटा बातें?